देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। उन्होंने यूक्रेन में 1.5 महीने से चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया। आज कच्चा चिट्ठा में हम इसी जंग के बारे में बहुत बड़ी खबर भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन का जनरल डायर वाला एंगल जो है किस तरह से सामने आ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि 47 दिन भी आखिर कौन सी वजह है जो फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि अब ये जंग थमने वाली है। और ऐसे में तबाही की वो हर तस्वीर जो यूक्रेन में बता रही है कि ये सिलसिला आने वाले कई दिनों तक नहीं थमेगा। इसी पर देखिए बड़ी रिपोर्ट। और इसी हाई डिमांड को पूरा करने के लिए यूक्रेन आ गया है रूस का नया जर्नल। पुतिन का नया जर्नल बहुत खूंखार है। पुतिन का नया जर्नल यूक्रेन के लिए जर्नल डायर है। यूक्रेन में जिसका काम फायर है, पुतिन का नया जर्नल रूस का कसाई कहा जाता है। पुतिन का नया जर्नल सिर्फ मारता नहीं, दुश्मन को तड़पा तड़पा कर खत्म करता है। यही वजह है कि दुनिया भर के अखबार और पश्चिम के मीडिया का पन्ना पन्ना रूस के नए जर्नल से खौफ खाया हुआ है। इस जर्नल पर खूब लेख छप रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो हाल इस जर्नल ने सीरिया में असद के दुश्मनों का किया, वही कहानी अब यूक्रेन में दोहराने की तैयारी हो रही है। नाम है जनरल अलेक्जेंडर ड्वोर्निकोव। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की कमान अब जनरल अलेक्जेंडर ड्वोर्निकोव को सौंपी है। पुतिन के नए जनरल ड्वोर्निकोव को दुनिया कसाई कहती है, क्योंकि सीरिया में जिस तरह से उसने कत्लेआम मचाया था और जो तस्वीरें आप देखेंगे वो दिल दहला देने वाली हैं। जब से ड्वोर्निकोव के डोनबास इलाके में तैनाती की बात सामने आई है, तब से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। पुतिन ने जिसे यूक्रेन का नया जर्नल बनाया है, उसी जनरल ड्वोर्निकोव ने सीरिया में आईएसआईएस और कई आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी थी। सीरिया में राष्ट्रपति असद के विरोधियों का सफाया करने के लिए इसने अलेप्पो शहर का ये हाल किया था। सीरिया में आतंकवाद की कमर इस जर्नल ने ऐसी तोड़ी। जनरल ड्वोर्निकोव को 2016 और 2017 में मॉस्को में ऐसे सम्मानित किया गया। डेढ़ महीने से ज्यादा चल चुके यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि कीव से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन इस वक्त उसका पूरा फोकस डॉनबास रीजन पर है। यहीं उसकी सेना आगे बढ़ रही है। अब रूस की ये सेना जनरल अलेक्जेंडर ड्वोर्निकोव के तहत हमले कर रही है। पुतिन के जनरल डायर के सामने जो बड़े लक्ष्य हैं, उसमें उन्हें रूस के कमांड स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, रूस की सप्लाई लाइन को ठीक करना होगा, रूस की फौज में भी फिर से जोश भरना होगा। अब इन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉनबास पर कब्जा करके पूरब से पश्चिम तक रेड कॉरिडोर तैयार करना होगा। Ті війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави, можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх. ज़ेलेंस्की बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन इस युद्ध का सबसे खतरनाक वॉर थिएटर बनने जा रहा है। डोनबास का फ्रंट बहुत बड़ा फ्रंट है। नए जनरल के साथ
डोनबास का फ्रंट यूक्रेन के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट बनने जा रहा है, क्योंकि डोनबास इलाके में अब लड़ाई गली मोहल्ले में हो रही है और अब लड़ाई के उस इलाके में शिफ्ट होने के आसार हैं जहां अब तक यूक्रेन का कब्जा रहा है। रूस के टैंक यहाँ की गलियों में घूमेंगे। लड़ाई छोटी बड़ी गलियों में होना शुरू हो गई है। एक कोने से दूसरे कोने में छुपे हुए आम लोगों की जिंदगी की बड़ी बाजी लगी हुई है। ड्वोर्निकोव पर पुतिन को इतना भरोसा है कि सीरिया के अलावा ब्लैक सी और क्राइमिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुतिन ने इसी जर्नल को दी थी। अब पुतिन ने अपने इस जर्नल को 1 महीने का वक्त दिया है। इस 1 महीने में पुतिन के जर्नल डायर को यूक्रेन को घुटने के बल लाना होगा, यानी 9 मई तक जनरल ड्वोर्निकोव को यूक्रेन में रूस की फतेह का झंडा बुलंद करना है। 9 मई वो दिन है जब मॉस्को में विक्ट्री परेड निकाली जाती है। 1945 को इसी दिन जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर किया था। यही वजह है कि पुतिन इस वर्ष विक्ट्री परेड में जीत के एहसास के साथ जाना चाहते हैं। मुमकिन है वो इसी दिन यूक्रेन में अपने स्पेशल ऑपरेशन को लेकर कोई बड़ा ऐलान करें, क्योंकि इस मौके को पुतिन पूरा कैश करना चाहेंगे। वो दुनिया के सामने विक्ट्री परेड को यूक्रेन पर जीत का मौका बनाना चाहेंगे। यूक्रेन को लेकर पूरे यूरोप और पश्चिमी मीडिया के अखबार यही लिख रहे हैं कि पुतिन अब यूक्रेन में बहुत ज्यादा बर्बर होने जा रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने नए जनरल को कमान सौंपी है। देखा जाए तो पुतिन के नए जनरल को रूस का जनरल डायर बताया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हराना है, चाहे इसके लिए हजारों लाशें क्यों न बिछानी पड़े। इसके लिए जनरल ड्वोर्निकोव को सीरिया जैसी जंग लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। सीरिया जैसा रिजल्ट ही पुतिन यूक्रेन में चाहते हैं। नेटो के अधिकारियों का कहना है कि कीव से पीछे हटने के बाद रूस की सेना का जोश ठंडा पड़ गया है। रूस की सेना को भले ही डोनबास इलाके की तरफ मोड़ दिया गया हो, लेकिन उनके लड़ाकों में जोश की कमी आ गई है। इसीलिए नए जनरल को कमान सौंपकर रूस की सेना में फिर से जोश भरने की कवायद की जा रही है। जाहिर है पुतिन ने जैसा सोचा था वैसे यूक्रेन युद्ध में अभी तक नहीं हुआ है। आसान शब्दों में कहा जाए तो रूस जैसी मजबूत फौज को यूक्रेन में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब तक यूक्रेन की जंग पहले दौर में थी। नए जनरल के साथ ये दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें डॉनबास के अंदर यूक्रेन अपनी जमीन वापस पाने के लिए और पुतिन डॉनबास पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ेंगे। इस वक्त यूक्रेन की जंग 3रे महीने में चल रही है, यानी फरवरी में हमला किया, मार्च में युद्ध तेज हुआ, अप्रैल में भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में नए जनरल के साथ पुतिन के सामने 5 बड़े लक्ष्य क्या हैं, वो बहुत गौर से समझिएगा। कीव से पीछे हटने के बाद पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। रूस की सेना एक बार फिर नए सिरे से संगठित हो रही है और डोनबास इलाके में दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ रही है, यानी यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में कब्जा करने की रणनीति बना रही है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस की सेना क्राइमिया से लेकर ओदेसा तक के हिस्से को अपने कब्जे में लेने की रणनीति पर काम कर रही है और इसीलिए नए जनरल को नया काम सौंप दिया गया है। जनरल ड्वोर्निकोव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ओदेसा से पहले रूस को मारियोपोल पर कब्जा करना पड़ेगा और वहां भी अभी लड़ाई जारी है। ज़ेलेंस्की भी रूस का प्लान समझते हैं, लेकिन नेटो और अमेरिका के मुंह फेरने के बाद अब उनके हाथों में भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है। वो अब भी सिर्फ सहानुभूति हासिल करने वाली स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, ये जानते हुए कि उनके पैरों तले जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। Ще один тиждень, коли Україна живе, попри усі зусилля Росії знищити нас. Ми захищаємось.
Ми відповідаємо на удари, розвиваємо наші зв'язки з партнерами, отримуємо допомогу, забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб, впливаємо на глобальну дискусію, пропонуємо і просуваємо нові санкції проти Російської Федерації. Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землю під російським прапором і вбивав наших людей. मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विचार विस्तार से चर्चा हुई। नए जर्नल का मतलब है कि यह युद्ध अभी लंबा खिंच सकता है, लेकिन पुतिन की कोशिश होगी कि अगले 1 महीने में उनके मन मुताबिक चीजें ग्राउंड पर दिखने लगे। हालांकि रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के कुछ इलाकों में पीछे हटी है, लेकिन उसके पीछे हटने के साथ जो शहर में बाकी बचा है उसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंच रही हैं। बूचा शहर में हुआ नरसंहार तो पहले ही पूरी दुनिया को झकझोर चुका है, लेकिन लाशें मिलना अब भी जारी है। कीव से हटने के बाद पुतिन अब ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाले फ्रंट के लिए तैयार हो रहे हैं। रूस की फौज पर भी दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कामयाबी रूस को उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली वो पुतिन दक्षिणी यूक्रेन में हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन का पूरा फोकस इस वक्त रेड कॉरिडोर पर है। इस रेड कॉरिडोर को तैयार करना नए जर्नल का सबसे बड़ा टारगेट कहा जा सकता है। यही वजह है कि मारियोपोल में जो एक्शन थोड़ा ठंडा पड़ गया था उसे फिर से तेज करने के ऑर्डर आ गए हैं। मारियोपोल के चारों तरफ इस वक्त रूसी फौज है। 1 महीने से ये शहर ऐसे ही घिरा हुआ है। जैसे जैसे रूस की बख्तरबंद गाड़ियां मारियोपोल शहर के सेंटर तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे रूस का नए इलाकों पर कब्जा हो रहा है, उस पर कब्जा बनाए रखना भी रूस के लिए चुनौती बना हुआ है। रूस के इस नए जनरल ड्वार्निकोव के लिए मरियुपोल पर जीत हासिल करना आजकल सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि बिना मरियुपोल पर जीत हासिल किए डोनबास पर कब्जा नहीं हो सकता। जनरल डायर के नाम से कुख्यात हो चुके ड्वार्निकोव का अगला कदम क्या होगा, वो कैसे डोनबास इलाके और मरियुपोल पर कब्जा करेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। मारियोपोल वो शहर है जिसे रूस 1 महीने से घेर कर भयंकर युद्ध लड़ रहा है, जहां शहर के एक-एक कोने पर कब्जा करने के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहां रूस जीत से कम कुछ नहीं चाहेगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन रंगे हाथ पकड़ा गया है। खबर है कि चीन ने सर्बिया में एयर डिफेंस मिसाइल भेजी है। जब सवाल उठे कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है, तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये तो अमेरिका और नेटो की नाकामी है, अब उसे चीन को सुपर पावर मान लेना चाहिए। यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन किस एजेंडे पर काम कर रहा है, ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि जिनपिंग कैसे एक्सपोज हो गए। जिनपिंग की चोरी पकड़ी गई। चीन की चालबाजी का सबूत मिल गया। युद्ध वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई हैं। इन तस्वीरों ने एक बार फिर चीन की साख पर बट्टा लगा दिया है। चीन के राष्ट्रपति कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर दुनिया को ये यकीन हो गया है।
क्योंकि ये जिनपिंग की युद्ध वाले षड्यंत्र की पोल खोल रही है। चीन कैसे दुनिया में युद्ध भड़काने की साजिश लगातार रचता आ रहा है, इसकी गवाही मिल गई है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3, सबूत नंबर 4, सबूत नंबर 5, सबूत नंबर 6, सबूत नंबर 7, सबूत नंबर 8, सबूत नंबर 9, सबूत नंबर 10, सबूत नंबर 11, सबूत नंबर 12, सबूत नंबर 13, सबूत नंबर 14, सबूत नंबर 15। इस वक्त अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों की नजर यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई है। दावा किया जा रहा है किसी मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने 6 Y-20 मालवाहक विमानों के जरिए सर्बिया को जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-22 मिसाइल की सप्लाई की है। दावा किया जा रहा है ये वीडियो उसी मिसाइल डिलीवरी का है। रूस से 5,540 किलोमीटर दूर यूरोप का सर्बिया रूस का मददगार देश है। सर्बिया के पड़ोस में मौजूद हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया हैं, जो भी रूस के खिलाफ सुर बुलंद किए हुए हैं। ऐसे में सर्बिया को HQ-22 मिसाइल देने को चीन की गुपचुप साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस साजिश का एक सीक्रेट चैप्टर इस डिलीवरी की टाइमिंग से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध में व्यस्त देख चीन ने इन मिसाइलों की सप्लाई की है। पश्चिमी देशों को आशंका है कि यूक्रेन युद्ध के बीच सर्बिया जैसे देश को मिसाइल देने से पूर्वी यूरोप की शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। चीन से सर्बिया पहुंची HQ-22 मिसाइल कितनी घातक मिसाइल है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर चीन ने कैसे और किस रास्ते से इन मारक मिसाइल को सर्बिया तक पहुंचाया है। जिनपिंग की इस नई साजिश की तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के खतरनाक मंसूबों को जान लीजिए। दावा किया जा रहा है कि चीन यूक्रेन युद्ध के शोलों के बीच अपनी खुफिया रणनीति को आगे बढ़ाने में लगा है। दावा किया जा रहा है कि चीन दुनिया के सभी समंदरों में अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में है। दुनिया के तमाम देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की निंदा कर रहे हैं। वहीं चीन पर्दे के पीछे से रूस की मदद कर रहा है। चीन के रूस प्रेम की एक वजह ताइवान पर कब्जे की कोशिश बताया जा रहा है। दावा तो यहाँ तक है कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन ने अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी भी कर ली है। अमेरिका और चीन संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन D.T. वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में
बहुत बड़ी बात कही है। बॉयड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर चीन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, फिर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी भीषण जंग होगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे से टकराएंगे। विकराल काल मुंह खोल देगा। मिसाइलों के वार पलटवार से धरती डोल उठेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है, अमेरिका और चीन के बीच रणभूमि कहां सजेगी? चीन की साजिश से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के सर्बिया वाले सीक्रेट ऑपरेशन को समझ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि HQ-22 मिसाइल से लोडेड चीन के Y-20 मालवाहक विमान चीन से उड़े। जिस वक्त ये विमान तुर्की के इस्तांबुल के आसमान में थे, उस वक्त खुफिया एजेंसियों की नजर इन विमानों पर पड़ी। एक के पीछे एक चीन के 6 Y-20 विमान आसमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए सर्बिया में दाखिल हुए और सर्बिया के बेलग्रेड में उतरे। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी वक्त का है जब चीन के विमान बेलग्रेड में लैंड करने वाले थे। चीन के विमान जब बेलग्रेड के निकोला टेस्ला हवाई अड्डे पर लैंड हुए तो ये तस्वीरें उसी वक्त की बताई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं विमानों के जरिए चीन ने HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सर्बिया को सप्लाई की। चीन के HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 170 किलोमीटर है। इसका वजन 300 किलोग्राम और लंबाई 7 मीटर है। इसकी एक मिसाइल 180 किलोग्राम वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिमी देशों के लिए ये चिंता यूं ही नहीं है। बताया जा रहा है कि हाल के सालों में हथियारों के सप्लाई के लिए ये चीन का सबसे बड़ा अभियान है। चीन के ऐसे अभियानों का मकसद दुनिया में वर्चस्व साबित करने के साथ साथ अपने विस्तारवाद को आगे बढ़ाने का है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन के विस्तारवाद की नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं, जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से LAC पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका को सीधी चेतावनी तक दे डाली। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का भोंपू माना जाता है। इसे जिनपिंग का प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स जो लिखता है, उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है।
चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया, वही चीन ताइवान के साथ करना चाहता है, जिसकी फुल प्रूफ तैयारी पूरी हो गई है। वहीं चीन के दोस्त पाकिस्तान को 23वां प्रधानमंत्री मिल गया। शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले ही शपथ ली, पीएम पद की उन्होंने शपथ ले ली है। शहबाज शरीफ वही हैं जिनकी दोस्ती इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से है। शहबाज ने आज भी कश्मीर राग अलापा, यानी शहबाज भी उसी रास्ते चलेंगे जिस रास्ते इमरान चले। इधर पाकिस्तान की सड़कों पर आर्मी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूंगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। ऐतिहासिक मंजर है ये। पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है जब अविश्वास प्रस्ताव से इमरान खान नियाजी की सरकार गिरी। पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि विपक्षी एकता ने इमरान को गद्दी से उतार दिया। लेकिन इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है कि सरकार गिराने के लिए साजिशों, नेशनल असेंबली के सदस्यों की खरीद फरोख्त न हुई हो। इतिहास में ये भी पहली बार नहीं हुआ है कि आर्मी ने तथाकथित चुनी हुई जनता की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की है, असली कमान। दूसरी तस्वीर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की है और तीसरी तस्वीर लुटे हुए सुल्तान इमरान खान नियाजी की है। शहबाज शरीफ के आने और इमरान खान के जाने के बीच पाकिस्तान के सियासी ड्रामे को पूरी दुनिया ने देखा। लोकतंत्र और संसद का कैसे मजाक उड़ा, संविधान कैसे ताक पर रख दिया गया और कोर्ट कैसे जनरल बाजवा की खिदमत में जुटी रही। और आखिरकार कमान उस शहबाज शरीफ को सौंपी गई है जिसके दामन भ्रष्टाचार के आरोपों के दाग से भरे हैं। पाकिस्तान के सियासी नाटक का ये पटाक्षेप नहीं है। इमरान चले गए, लेकिन अपने पीछे जो मलबा छोड़ गए हैं उसका बोझ शहबाज शरीफ के कंधे शायद ही उठा पाएं। शहबाज शरीफ कौन है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदान के दिमाग में भी कश्मीर कश्मीर चलता है। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ का सियासी सफरनामा शुरू होता है 1988 से, जब पहला चुनाव जीता। 1990 में पंजाब प्रांत से चुनाव जीता। 1993 में लाहौर विधानसभा और नेशनल असेंबली का चुनाव जीता। 1997 में फिर से पंजाब प्रांत का चुनाव लड़ा। फरवरी 1997 में शहबाज शरीफ पहली बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1999 में परिवार को देश छोड़कर दुबई जाना पड़ा। 2007 में शहबाज शरीफ और उनका परिवार पाकिस्तान लौट आया। 2008 में शहबाज फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। 2013 के चुनाव में शहबाज तीसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 2018 में PMLN ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। सितंबर 2020 में शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का आरोप था। अप्रैल 2021 में लाहौर हाईकोर्ट से जमानत मिली। अभी भी ये केस चल रहा है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की सियासत के उत्तराधिकारी हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में ये संभव है कि नवाज शरीफ खुद की कमान संभाल लें। वैसे वर्तमान नेशनल असेंबली के चुनाव में अभी 1.5 साल बचे हैं और इन 1.5 सालों में पाकिस्तान की सियासत और सत्ता पता नहीं किस करवट बैठे, क्योंकि न जख्मी कप्तान फिलहाल बैठने वाला दिख रहे हैं, न जनरल बाजवा ही खामोश बैठने वाले हैं। जानकार तो मान रहे हैं कि पाकिस्तान पहले ईंट दर ईंट टूट रहा था, अब दीवार दर दीवार ढहेगा।
क्योंकि शाहबाज शरीफ जिन लोगों की बदौलत पाकिस्तान में बाहर लाने का आवाम को ख्वाब दिखा रहे हैं, और जैसे ही ये गणित उल्टा पड़ेगा, ताक में बैठी आर्मी इमरान की तरह शाहबाज शरीफ को भी चलता कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान में अब आर्मी बनाम अवाम की लड़ाई शुरू हो गई है। 500 रुपए का लीटर दिखा देना तेल, अब फिर भी इमरान खान के साथ है, और अब हमारा जज्बा और ज्यादा आ गया है, क्योंकि इमरान खान को और हम टमाटर खा लेंगे, लेकिन अब इमरान खान के साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मोहब्बत में नाकाम कोई आशिक नहीं है, ये पाकिस्तान के लाहौर में ट्रेन से लटका इमरान खान नियाजी का समर्थक है। जान से खिलवाड़ का ये वीडियो वायरल है। इस वीडियो का सच आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा सच है, और वो ये कि अब इमरान के समर्थक आर्मी के खिलाफ सड़क पर हैं। ये इमरान खान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने आए हैं। हम आज क्या कहना चाहोगे मजीद? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रात को जो हमारे ऑटो पे डाका डाला गया, जो हमारे 20 MLA भूखे हैं, इसको मैं चैलेंज करता हूँ। अलीम खान, तुम मेरे साथ इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हारा मुकाबला करता हूँ, मैं तुम्हारा इलेक्शन लड़ूंगा। अलीम खान को मैं चैलेंज करता हूँ, भिखारी कब्जा ग्रुप है, आप मेरा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो आप इमरान खान का कैसे लड़ेंगे? जनरल बाजवा की रवानगी के फरमान पर आवाम ने मुहर लगा दी है, तो इमरान जा रहे हैं और जनरल बाजवा को संग ले जा रहे हैं। मैं तो डूबा सनम, तुम्हें भी ले डूबा। अफसोस ये है कि जुडिशरी तो हमारी बड़ी देर से बिकी हुई थी, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस मैं आपके थ्रू कहना चाहूँगी आर्मी का है। मैं खुद एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे कल सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ है कि इस वक्त और कोई ना होता, वो उनके साथ खड़ा होता। ये हक और बातिल की लड़ाई है। राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, जनरल बाजवा से आजादी की डिमांड तेज हो गई है। आवाम की नजरों से धुंध छट गई है। इमरान के बहाने ही सही, जनता जान चुकी है कि जब तक रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर के ऑर्डर से देश चलता रहेगा, आवाम, संसद, लोकतंत्र रौंदा जाता रहेगा, पाकिस्तान रुका रहेगा, क्योंकि मुल्क की आर्मी का पेट इतना बड़ा है कि उसकी भूख मिटती ही नहीं। वो लोकतंत्र को अपने बूटों के तले जब जी चाहे दबाने की ताकत रखती है। संसद उसके लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं, प्रधानमंत्री उसके लिए कठपुतली है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का पावर रखती है। उसका देश के पैसों पर कब्जा है। उसके मुताबिक ही पाकिस्तान की विदेश नीति तय होती है। वो आवाम को जब चाहे जैसे चाहे मसल सकती है। और यही सच है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद वाले प्रधानमंत्री नहीं चलाते, रावलपिंडी वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चलाते हैं। इमरान के समर्थक अब इसी आर्मी के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। ये ऐतिहासिक है, और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्यों की कोशिश को नोटिस किया जाना चाहिए। आज मैं कहता हूँ गुरदारों, चोरों को कहता हूँ, ये देखो, ये समुंदर चेक करें, इतना निकाल सकते हैं, कोई पैसों से आए हैं इतनी गर्मी में। ये देखें, ये कोई पैसों से नहीं आते, इमरान खान की मोहब्बत से आए हैं। मैं कहता हूँ इमरान खान, आई लव यू। पाकिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान की माएँ, पाकिस्तान के बच्चे इमरान खान के साथ हैं। इस वक्त उम्मत को, मुसलमानों को इमरान खान की ज़रूरत है, ना कि उनकी ज़रूरत हो, जो कि गैरों की इस वक्त जो है वो ताइद में बैठे हुए हैं और उनके हुक्म पे चल रहे हैं। इमरान खान के लिए जमा है और इमरान खान के लिए जान भी देंगे। जो दम तक इमरान खान के साथ है,
आखिरी दम तक इमरान खान के साथ है। असल में इमरान के समर्थक इमरान को जिस तरह से जनरल बाजवा ने गद्दी से उतार फेंका उसके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खड़ा होना ही बड़ी बात है। खुद गद्दी से गिराए गए इमरान खान नियाजी 3.5 साल के राज में जनरल बाजवा के सामने जुबान तक नहीं हिला सके। जब लगा कि जाते जाते जनरल बाजवा को सबक सिखा दूं, तो दांव ही उल्टा पड़ गया। बाजवा को आर्मी चीफ से हटाकर फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की इमरान की हसरत पर पानी फिर गया। इमरान ने अपने समर्थकों को यही समझाया कि विपक्ष ने नहीं, उनका ताज आर्मी ने छीना है। ये सच है, लेकिन इमरान पर आवाम क्यों भरोसा करे? इसी आर्मी के दम पर तो 2018 में इमरान ने सत्ता पाने के लिए वोटिंग मशीनों के साथ खिलवाड़ किया। इसी आर्मी के दम पर हेरा फेरी कर इमरान ने पीएम पद पाया था। और जब आर्मी आंखें लाल कर रही है तो खान साहिब को पब्लिक का समर्थन चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की बदहाली की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। यहाँ की आर्मी ने हमेशा आवाम को अपने बूटों तले रखा। पब्लिक भुखमरी में रही, लेकिन रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। इस्लामाबाद में सत्ता चाहे किसी की भी हो, आर्मी चीफ की चाहत से ही चलती है। ये उस देश की आर्मी है जहां हर एक नागरिक के माथे पर 1,75,000 पाकिस्तानी रुपए का विदेशी कर्ज है। देश का बजट बनता है तो आवाम के नाम रत्ती भर आता है और आर्मी का खर्च हर साल बढ़ जाता है। 2020-21 के बजट में आर्मी की हिस्सेदारी थी 19% की। कई रिपोर्ट्स में कहा गया यह हिस्सेदारी 25% तक है। मतलब बजट में 1/4 देश की आर्मी खा जाती है। 7 अक्टूबर 1958 पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए सबसे अशुभ दिन। जनरल अयूब खान ने इस दिन पहली बार पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। इस दिन पहली बार पाकिस्तान ने लोकतंत्र पर सेना का कब्जा अपनी नंगी आंखों से देखा था और उसके बाद तो सिलसिला ही चल गया। पाकिस्तान में 1969, 1977 और 1999 को भी तख्ता पलट किया गया। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने 5 साल का शासनकाल पूरा किया हो। अब आवाम को आर्मी से आजादी चाहिए तो ये उसका हक है। पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर पर मतबदाते आतंकियों का सिर्फ बसेरा ही नहीं बनाती, यहाँ की सेना बैंक जमीन से लेकर किराने की दुकान तक में दखल रखती है। पाकिस्तानी आर्मी वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। यहाँ के आर्मी के जनरल करोड़ों के मालिक होते हैं। पाकिस्तान में रिटायर्ड आर्मी चीफ के स्टाफ को 400 एकड़ कृषि भूमि मुफ्त में अलॉट किया गया है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के रोटी, कपड़ा और मकान सब पर अपना आधिपत्य रखती है। जो बेचती है वही पूरा पाकिस्तान खाता है। कैसे? देखिए, अलग अलग मीडिया में जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में बस आर्मी है और कुछ नहीं, उसका पूरे मुल्क पर एक छत्र कब्जा है। कब्जा नंबर 1, जमीन। पाकिस्तान में सबे भूमि गोपाल वाला हालात नहीं है। यहाँ सबे भूमि सेना के पास है। पाकिस्तान में सरकारी जमीन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ करीब 80% जमीन पर सेना का अधिकार है। कृषि भूमि भी इसमें शामिल है। बिना सेना के परमिशन के ना तो आप जमीन खरीद सकते हैं और ना ही कोई जमीन बेच सकते हैं। यहाँ की ज्यादातर जमीनों में सेना ने मिलिट्री कैंप बना रखा है। कब्जा नंबर 2, घर। सेना के पास 8 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA की कमान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, पेशावर, कोयटा,
जमीन, घर और अब पैसा देखिए जो आर्मी की टकसालों से निकलता और चलता है। कब्जा नंबर 3, अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की आर्मी 50 से ज्यादा बड़े बिजनेस चलाती है। आर्मी का कुल बिजनेस करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल पार्क, बैंक, बेकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉजरी कंपनी, डेयरी फार्म, सीमेंट प्लांट, मतलब समझिए कि सब आर्मी के हवाले है। आवाम, सियासतदान, कारोबारी, किसान सब आर्मी की दया पर जीते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की सेना जंग नहीं, धंधे में उस्तादी दिखाती है। जरा सोचिए ऐसी सेना पाकिस्तान को कितना आगे ले जाएगी। तो आर्मी के खिलाफ अगर आवाम सड़क पर उतरी है तो गृह युद्ध नहीं तो क्या होगा? जनरल के बूट और रूल को कोई चैलेंज करे, ये आर्मी को कहां बर्दाश्त होगा?